धन्यवाद तस्लीम परिचय के लिए। और मैं बताता अपनी बात वहीं से शुरू करने वाला था कि मैं बताता हूँ करौली जिले का रहने वाला हूँ। करौली जिला राजस्थान के पूर्वी हिस्से में पड़ता है और करौली नाम सुनते ही मैं थोड़ा वही भाषा में बोलूँगा, ऐतराज मत करना। करौली जिला का नाम सुनते ही आपके दिमाग में 3 शब्द होते हैं, डांग, डंगरिया और डकैत। ये करौली की नाम सुनते ही 3 शब्द आ गए। कल से ये सेशन हमारा वो शुरू है और अभी बरकरार रहेगा शाम तक। संरचनात्मक शक्ति क्षितिज। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन कहानी पर आता हूँ तो कहानी की तरह अपनी बात कहूँगा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो कल आचार्य जी ने कहा कि संघर्ष की का भी एक सौंदर्य है, संघर्ष होगा वो भी एक सौंदर्य है, उसका भी एक सौंदर्य होता है। मैं 97-98 में कहानी में आया, उससे पहले मैं तुकबंदी वाली कविताएं किया करता था और वो बहुत पिछला संघर्ष तो मैं बताऊं तो मैं NIT से रिलेशन भेज चुका था, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट NIT से रिलेशन भेज चुका था। पर एक जो छटपटा करते बेचैन यार अब क्या नौकरी सभी दुनिया करती है, पूरे हिंदुस्तान नौकरियों के पीछे पड़ा, कुछ ऐसा करना है। तो मैं कविताएं लिखता था, तुकबंदियां करता था, नवजुवती में और राजस्थान पत्रिका में छपता रहता था। तो एक दिन यशवंत व्यास की छोटी सी चिट्ठी आई यार, और हमारे एक ग्रुप था जिसमें हिमांशु, राजाराम भागू जी, शिवकुमार देवयानी, प्रभात, ये बहुत बड़ा चप्पल चपकाते रहते थे, एक रचनात्मक आह्वान की जयपुर में करते रहते थे। तो यशवंत व्यास की छोटा सा पोस्ट कार्ड होते थे, पोस्ट कार्ड करने के यार आप जयपुर में रहते हो, मैं होगा था कौन कौन दोस्त हैं आप? मैंने कहा मनोज है, हिमांशु पंड्या, प्रभात है, देवयानी, शिवकुमार, राजाराम भागू जी हैं, सत्यनारायण जी। ये हमारे एक दायरा था छोटा सा, जो कि मैं ज़्यादा परिचित नहीं था इस साहित्य के विस्तृत हिसाब से। तो यार कभी जौगने राजा, जौगने का मतलब है सिंधी कैंप के पास में जौगने बाग उनका ऑफिस था नवचुट्टी का, वो संपादक थे। मैं चला गया, उन्होंने यार 6 फुट का आदमी हो गए 6 लाइन की कविता क्यों लिखते हो? मैंने कहा मुहावरे की बात है यार, मैं 6 फुट की कहानी लिखूंगा तो उसको छापोगे कौन? मान के यार भाई किसने बैठा है? तो मैं और यशवंत व्यास जी दोनों हम उम्र हैं, एक ही उम्र के। फिर ये बात आई गई। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा था कि आपके सामने एक नया चित्र एक खोल दिया उन्होंने हमका यार कहानी लिखनी है, कहानी लिखनी है यार। आप मुझे कविता में लिखते हो ना, गाँव, किसान, दुख, दर्द, मजदूर, ये यार कहानी में बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। गंध आती है गाँव की, है ना, और अनगढ़ तरीके से, एक अनगढ़ पीड़ा। तो मैं गाँव आ गया, गाँव आया मैं यार, मैंने एक नज़र, एक बात मैं इसके बीच में बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता बहुत भयंकर था, दीमक की तरह किताबें चाट रहा था, समकालीन से लेकर पुराने से सब। मैं प्रियम जी को बहुत पुराने जमाने से पढ़ता हूँ, आचार्य जी, मतलब पढ़ने में मैं एक तरह से पढ़ा हुआ था, और उसकी किताबें वाली नहीं पढ़ा हुआ। ये जो साहित्य मैं 3 साल में पढ़ता था। तो मैंने कहा हमारे राजस्थान में जो कहानी का परिचय है तो उसमें मेरा नहीं, ये हमारे राजस्थान के सभी वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा पूर्वी राजस्थान की लोक गंध, बोली, भाषा, उसके परिधान, उस पर रहना, बोलना, खाना, उसके मुहावरे बिल्कुल न था। और मैं थोड़ी सी माफी मेरे सभी वरिष्ठों से मांगूंगा कि राजस्थानी संस्कृति या राजस्थान की जो संस्कृति है, वैसे राजस्थान रंगीला के लिए ही इसे बार-बार जाना जाता है, वही प्रेजेंटेशन करता है देश में, विदेश में या किसी भी कोने में हिंदुस्तान में नाम चले जाते हैं। पूर्वी राजस्थान का तो नाम निशान नहीं है। और पूर्वी राजस्थान में 13-14 जिले हैं, उसमें हमारे जीवन सिंह जी भी हैं, राजाराम भागू जी भी हैं, भद्रक जी भी हैं, कविताओं में भद्रक जी, प्रभात, याद है। लेकिन मैं अगर कहानी लिखूँ तो क्यों लिखूँ, कहानी तो लिखी जाती है।
तो मैंने तय किया कि अगर मुझे कुछ कहना है तो इस शर्त पे कहना है कि जो मेरा अब आंचल को कैसे वैश्विक बनाया जाए, मतलब ग्लोबल लोकली ग्लोबल, वो चीजें मुझे याद है। तो मैं बक्खड़ कहानी लिखी। हमारे यहाँ गाली भी आचार्य जी की बात को मैं आगे बता रहा हूँ कि देखो लड़ना भी बड़ा खूबसूरत होता है, उसका भी एक सौंदर्य होता है, गालियों का भी एक सौंदर्य होता है। अगर निर्भर इस बात करता है कि वो किस तरह से आप संप्रेषित करते हैं लोगों के सामने, उसका आपका तरीका क्या संप्रेषण का। तो मैं बता रहा हूँ, उससे पहले बता रहा हूँ, मैं बहुत चप्पल चढ़ना चाहता है। तो मैंने कहा यही करना, और इसको करना किस तरह है। तो बक्खड़ शब्द है जो पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ही बखड़ेगा, बक्खड़ हमारे बहुत प्यार से गाली दी जाती है। गाली नहीं मानते इसको, वैसे बुराई मर गई बक्खड़ तू गेरी, ये उर्दू का शब्द है, तो मैंने झांसी का, लेकिन हमारे वहाँ बहुत बोला जाता है मर गई बक्खड़ तू। गाली भी हमारे वहाँ हमसे कहते थे। तो मैं देखा था वो जो अनुभूति जन अन्वेषण के जो संप्रेषण है, मैं एक औरत को देखा था पड़ोस में। मैं कहानी लिखने का तरीका नहीं बता रहा कहानी, क्योंकि ये कोई विषय नहीं है हमारा, पहली बात। दूसरी चीज है कि मैं जो कह रहा था कि जब वो बक्खड़ नवज्योति ने कथा पूर्णता करवाई और ज्ञान रंजन जी, अरुण प्रकाश जी और राजेंद्र यादव जी उसके निर्णय थे, 400 कहानी उसको पहला पुरस्कार मिला। तब ज्ञान जी ने एक बात इसी में थी, या तो चरण सिंह तुम जिस इलाके से आते हो, मुझे पता नहीं कैसा इलाका है, लेकिन यार ये गौरी पाठ छोड़ना मत। मैंने सर मैं समझा नहीं, मेरे सामने मैं छिपे छुड़ रहा था। ज्ञान जी बता रहे कि ये जो अनगढ़ भाषा है तुम्हारी, यही इसका ही सौंदर्य है तुम्हारी कहानी में। ये जो कहने का तरीका है, कहानी कहने की कला, कहानी में कला है नहीं है, लेकिन कहानी कहने की जो कला है वो मत छोड़ना, अपनी जड़ जमीन मत छोड़ना। तो ठीक है, इसको भी मैंने कहा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। खैर लहरा मतलब हंस से पहर में कहानियाँ आ रही थी, तो अरुण प्रकाश जी ने एक दिन मेरे से कहा, पर थोड़ा सा हस्तक्षेप मैं बीच में करते चलूँ कि कथाकार को बहुत चोटा होना चाहिए। चोटा मतलब चोट, मैं आपकी मुस्कान चुरा लूँ, मैं आपके बैठने उठने का अंदाज चला लूँ, मैं आपके हंसने का अंदाज चला लूँ, मैं आपके भीड़ पीने के स्टार चला लूँ। तो चोट जरूर होना चाहिए, और बहुत सार्थक चोट होना चाहिए, बहुत पक्का चोट। तो ये मुझे पता था, तो मैंने कहा कि पढ़ना के साथ तो हमारे 4 भाई हैं, बाकड़ा भाई, 4 भाई साथ रहते, चारों नौकरी करते थे। एक भाई गुजर गया, छोटा वाला डिप्टी कमांडेंट था। तो मेरे एक बड़ा भाई BSNL में काम करता था, एक छोटा मेरे से लड़की में था, दोनों माले बहन। तो वो लड़की थी भयंकर, तेने 100 रुपया लिया था, हाथ नहीं चुकाए, देखते 100 रुपये किलो चुकते, तो क्या में दे दिया होता, 100 कैसा होता है, 100 लोग जाना है क्या 100। तो वो बड़े भाई थे, वो अफसर थे BSNL, तो वो कहते थी कि देख यार मैं तो मेरी जूती अफसर है, डायरी छोड़ा तेरे से धनी तक जन्नत टमाटर में करके पड़े हैं। तो मैं बड़ा समझा था, मैं छुट्टे में की माशूनी करी थी जो मेरे पत्नी है, अरे इन्हें डायरेक्ट बदनाम मेरी कर दी, अरे मैं तो डिस्टर्ब मत कर। ये जो संवाद होते जा रहे हैं, काम करने को नहीं मिले आते, कितना महंगा कर चुके हैं। ये जो नैसर्गिक था, इसको मत छेड़ो, प्रकृति से छेड़ जाओ उल्टा ग्लोबलाइजेशन में तमाम पुराने ताप वाला बाढ़ आ रही है, वो भुगतो है। वो रचनात्मक तरीके से बोलते हैं, सर ये कह रहा हूँ मैं, तो मैं नहीं लड़ने दो। और लड़की और दूसरे दिन तीसरे दिन देखते हैं बड़ी सुपरसा आपस में प्यार हुआ, क्या इनकी अच्छी लड़ाई है। हर तीसरे चौथे दिन लड़े और एक दूसरे में चैन नहीं पड़े। मैं ये लड़ाई का ग्रुप है जो लड़े बिना चैन नहीं है, मिले बिना चैन नहीं। तो अगर दुनिया में ऐसा हो जाए तो प्यार क्या हो जाए। तो अरुण प्रकाश जी जब 2006 में संवाद बड़े इसके संपादन भाषण में और चरण से कहानी भेज, उसमें देश क्या होनी चाहिए मैंने भेज दी, लोग पढ़ के बहुत हंसे। मैं थोड़ी सी मेरे जो आने वाले वक्तों से 2 मिनट चुरा देता हूँ,
तो इस अंदाज में कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता, पर उसको लगे कि मेरा वक्त चुरा रहे तो इसलिए। तो खैर ये बात है। मैं जब कॉलोनी में था तो कॉलोनी में मैं देखो, मैं कल मुझे सौंदर्य में मैं बहुत गौर किया, मतलब अच्छा बोल रहे थे तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी हैं कि यार खूबसूरतियाँ कहीं नहीं सकते, आपकी नजर का फर्क है सर। तो कॉलोनी ये ट्रेडमार्क कार्य है जो भगत जी बैठे हैं यहाँ, हमारे वरिष्ठ भाई और जीवन सिंह जी बैठे। तो मैं डीओ ऑफिस में जिला शिक्षा अधिकारी उससे पास में बनना था, तो लोगों के टीचर की अकेला रहता था जी। बच्चे गाँव है हमारे यहाँ जब ये संग चलो है इस तरह का दबाव में कमें मतलब, और उस वक्त कैसे भी समझ सकते। तो मैं यहाँ पे था तो वहाँ डीओ ऑफिस के सामने हुक्म काशी की चाय की दुकान थी और हुक्म काशी की औरत का नाम है तुत्ताली। तुत्ताली जानते हैं ना, पाकिस्तान में तुत्ताली जिसको कहते हैं, मिर्च जैसी तीखी वो थी, तो उसका नाम ही तुत्ताली था। ऐसी तीखी तेज तड़ाक बड़ी सी बिंदी लगा दी। हुक्म काशी एक चटे का वो पटे का क्या है धागा पटा, उसका चड्डा पहनता घुटने तक शक्ति को पूछा है और गोलियां लपेट देता था गमछा ला और ऐसे पड़ा रहता था दुकान में। तो वो अब एक पति वो भूतपूर्व कंडक्टर था, भूतपूर्व कंडक्टर बस बंद हो गई तो वो बेचारा निकला हो गया, बेरोजगार हो गया, क्या करे। तो पत्नी चाय बनाती तो वो ऐसे हाथ मुंह करके टांग पर टांग करके वहाँ बैठे रहता। तो वो उससे कहती मैं चाय पीने इसी लोग में रहता था, बहुत अच्छी चाय की दुकान थी करोड़ में, लेकिन बहुत खराब चाय बनाती थी, लेकिन मुझे वो तो पीनी थी, मुझे रोज पीनी थी। उसकी गाली मुझे सुननी थी डेली। मैं गाली का सुनता नहीं, बड़े खूबसूरत गाली, बहन के मामा यहाँ का जो ले तू काम और काज पर तो बीच चरम हो तो जा। मैंने क्या किया, बड़ा खूबसूरत बहन की मामा ये क्या मैं ऐसे में नहीं आ ये कहीं नहीं मेरे दिमाग में वो चीज बैठी है, क्योंकि जो आपका रचनात्मकता का जो स्थान बिंदु होता है जहाँ से आप कहानियाँ शुरू कर सकते हैं, वो कोई कैसे का नहीं होता। हो सकता है एक शब्द आपको एक कहानी दे जाए। तो मैंने उसे बोलने का अंदाजा मतलब रोज जाता, मैंने एक कहानी लिखी बोला, उसमें प्राची भी है, वो गाली भी है, उसकी गाली भी है। हालांकि कहानी तो मैं इसलिए कभी मेरा जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप ऐसे ना कहो कि कहानी रिपोर्टिंग नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कहानी तो आप लिखते कुछ और हो जाता है, वो अलग रूप में आती है। तो विशाल जी ने कहा हम 2 घंटे कुछ कर लेते हैं काम, कर लो। उनकी मुंबई आता है सर, मुंबई हो गया तो बैठे डाउन लगे, बेटा आजा आ जाओ। तो वो जैसे ससुराल में बच्ची को विदा करने जाते हैं, बेटा ऐसे रहना ऐसे करना, तो तलवार की बच्ची गई एयरपोर्ट छोड़ने। फिर हमने वो काम किया। तो मेरी एक जिद थी सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो मेरा हस्तक्षेप क्या है रचनात्मक तौर पर, चलो माध्यम कोई सा हो, हालांकि माध्यम है सारे, मेरा हस्तक्षेप ये था, मैंने विशाल से कहा उससे पहले दर्जी ने जो पहले कसाई कहानी चली थी उसे मेरा हस्तक्षेप ये था, भले आप पैसा कितना दे पैसे पर लोग नहीं है, लेकिन मेरे इलाके की संस्कृति, वो लोकगीत, वो भोग, वो परिधान, खान पान, वो रहन सहन, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, उस भाषा में कोई छेड़छाड़ नहीं। हाँ भैया हम तो फिल्म बना रहे हैं बिल्कुल नीचे, पर मुझे तो आपके गाँव आना पड़ेगा ना भोग को देखने के लिए। आ जाओ, हमारी औरतें नच रही गाड़ी सभी गाड़ी में गाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अपने समय में अपने रचनात्मक हस्तक्षेप को अपने ढंग से अपनी जिद से नहीं कर सकते, तो हम क्यों लिखते हैं? हम अपने समय को दर्ज नहीं कर सकते। हम उसको जो मेरे सामने उदाहरण का नाम ला रहा था, वो बैल में रहते, वो बैल में मेरी सुविधा नहीं हो, तो मैं तो ज़्यादा रखता बैल। और उनके बाद मेरा भी 2-4 बदल की भर्ती मेरा घर मेरे सामने विशाल थी, रेणु जी की चलो बिहार उस इलाके से वो भाषा जो उन्होंने बढ़ती वो पूरे हिंदुस्तान में संप्रेषित होती है सर, कोई नहीं कह सकता वो संप्रेषित भाषा नहीं। मेरी कहानी में जो भाव आते हैं, जो चीज आती है
क्या वो ऐसी है कि उसमें हिंदुस्तान में किसी भी कोने में अगर मैं बोलूँ तो भैया ताकत हम्बे हो रह जाएगा और नहीं जानता और नहीं समझता। तो ये जो मैंने कसाई में किया तो मैं हम लुगड़ा अगर मैं लेता हूँ औरत उदाहरण पहले किसान की तो उसमें लुगड़ा आएगा, लुगड़ा लुगड़ी नहीं आएगी, इसमें तोता मोर पपैया फूल पत्ते मणिया हंसताए जमुन करते हो। तो मैं मुझे लगा कि जो एक खाली होना था मुझे भरना चाहिए था अपनी रचना। अगर मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अपने चित्रज नहीं बढ़ा सकता, मतलब अपने चित्रजों को वो मुझे बताया कि आप सब जानते हैं, वो तो आप पहले ही कह चुके वाकई जो सच्चाई वो चित्रज करके किसी को प्राप्त नहीं होता। हमें लगता है यार और मैं अब भी उसी अंदाज से एक ठहराव आता है जो हर आदमी के जीवन में आता है कि यार कुछ ठहरे। अब तो चीजें पकड़ने एक दो था जब लिखना बहुत आसान था, छपना बड़ा कठिन था। आज लिखना बहुत कठिन है, छपने के 1000 साधन हो गए। तो ये हम उस दौर में यथार्थ के पीछे का यथार्थ पकड़ने में बड़ी मुश्किल, पकड़ते छूट जाता, पकड़ते छूट जाता। वो पकड़ने उसके लिए जितनी जद्दोजहद रचनात्मक जो संघर्ष उसका सुनते हैं, तो हर आदमी उस प्रक्रिया से जो रचनाकार होता है, जिसको धुन होती है अपने समय की नब्ज का हाथ रखने की, अपने समय को दर्ज करने की। समय साथ चीजें बदलती हैं। अब मोबाइल आ गया तो आपको आपकी कहानी में मोबाइल गंगन आएगा सर, ये गंगन आया तो देगा क्योंकि आप हर गाँव की औरतों के यहाँ टुन बसता रहता है, चोरी के भीतर मोबाइल रहता है, मुर्गा बोलता है। तो ये जो चीज अगर आप नींद को मुहावा तो भाषा मिला पाते जहाँ जिस जगह से रहे, जिस अंचल की बात कर रहे हैं आप आंधी रचनाकार के क्या हमें खारिज कर रहे हैं क्या? आप कौन होते हैं तय करने वाले? हमारी सीमाओं को, हमारे रचनात्मक हदों को तय करने वाले। रचनात्मकता को कोई ब्रह्मांड जैसा विस्तार है, उसका तो कोई और छोरी नहीं है। तो टेस्ट का माध्यम शायद मैं नहीं लिखता सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ बस 2 मिनट में, क्योंकि मुझे लगा एक चीज जो मुझे रचनात्मक जो छिपे सबके सामने है और वो ये होना चाहिए। मैं मेरा तो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं और किसी का किस तरह से हो सकता है कि मैं लिखूँ और मेरा नाम ना हो उसमें कहानी में और कहते हैं ये चरण सिंह की कहानी है। धन्यवाद।